1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे करके चल रही है, अवस्था भी चल रही है कंटिन्यू। दोनों जिस दिन रुक गए, जो आपको सुनने में अच्छा लगे तो और ना लगे तो इसको रट लीजिएगा। यद्यप से अगर पहले वाले उपवाक्य की शुरुआत हो रही है तो फिर आखिरी वाले उपवाक्य। जय हिंद दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई क्लास में, एक नई उम्मीद और एक नए जोश के साथ, क्योंकि हमें है जिद कामयाबी की, और जब तक कामयाबी मिल नहीं गई तो फिर नारा है ना, आराम हराम है। तो आज फिर वाक्य शुद्धि के एक नए क्लास में आप लोगों का कमेंट और कुछ पर्सनल मैसेज टेलीग्राम पे पढ़ के ये बिल्कुल उम्मीद नहीं था, सच में बताऊं, कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। नहीं तो मैं यूट्यूब पे बहुत पहले क्लास ले लेता। खैर, गलतियां हमसे हुई, हम पहले यूट्यूब पे नहीं आए ये क्लास लेकर के, चैनल बहुत पहले से था। खैर, देर है दुरुस्त है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, हौसला भी है, आगे बढ़ता चलूँगा। आप लोग मन से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लास जो हो रहा है, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आज फिर वही देखा जाए, कुछ शब्दों का हेर फेर, कैसे वाक्य को शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध बना दिया जाता है, कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में फंसा दिया जाता है, ठीक है। आज शुरू में ही कह दे रहा हूँ कि अगर लगे कि मेरी कोशिश सही दिशा में जा रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं पहले क्लास, इस कहे कि पहले पेज पर। रोज की तरह से आज भी कुछ आप लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाला है, बड़ा मज़ेदार ही होगा आज का क्लास। और मज़ेदार होगा तो उम्मीद करूंगा कि लाइक और कमेंट्स उसी हिसाब से आपके आने चाहिए। देखिए भाई, ये मतलब मेरी आदत है भाई, मैं आपसे तो इससे ज़्यादा क्या मांग सकता हूँ आपसे, तो ही मांग रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा एक दिन बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। ये पहला वाक्य, आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा एक दिन बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा, बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। दूसरा वाक्य है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। फिर तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। आज आफताब नया पोशाक पहनकर आया है। आज आफताब नया पोशाक पहनकर आया है। ये 4 वाक्य हैं और चारों वाक्यों में देखना ये है कि गलतियां क्या हैं। चलिए सबसे पहले देखा जाए आपके द्वारा, आपके द्वारा, यही गलत है। आपके द्वारा नहीं होगा, ये के नहीं होगा, सीधा होगा आप द्वारा, आप द्वारा। आप कारक चिन्ह पढ़ते होंगे, से द्वारा, से द्वारा पढ़ा है ना। करण कारक, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से द्वारा। तो आपके द्वारा लगाया गया तो आपके नहीं होगा, फिर के कारक चिन्ह कहां से आ गया। आप द्वारा सीधा सीधा होता है। देखिए पहली नजर में पढ़ के कहीं से नहीं लगेगा कि यह शुद्ध लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, यह है, ये कारक संबंधी इसमें दोष है। आपके द्वारा नहीं होगा, उसमें के कहां से आ गया, सीधे होगा आप द्वारा लगाया गया पौधा। बात समझ में आ गई। तो आप द्वारा लगाया गया पौधा, ये के नहीं होगा, ये के नहीं होगा। आप द्वारा लगाया गया यह पौधा एक दिन बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो बताइए बड़ा किसे कहते हैं और विशाल किसे कहते हैं। वृक्ष भाई या तो बड़ा बनेगा या तो विशाल बन जाएगा। अब बड़ा विशाल क्या होगा, अरे भैया विशाल हो गया तो फिर विशाल छोटा और बड़ा विशाल थोड़ी होता है, विशाल मतलब विशाल होता है, ठीक है। तो फिर विशाल के साथ बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आप द्वारा लगाया गया यह पौधा एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके से यह वाक्य शुद्ध हो जाता है।
दूसरा है आपकी रचना श्रेष्ठतम है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है। अब जब विशेष विशेषण पढ़ाऊंगा तो तुलनात्मक रूप से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, ये हो गए पूरी तरह से अशुद्ध। श्रेष्ठ के साथ श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम नहीं लगता है, इसमें तर और तम नहीं लगता है। श्रेष्ठ अपने आप में उत्तमावस्था है। श्रेष्ठ जो है अपने आप में उत्तमावस्था है, उसमें तर और तम नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इसमें ये तो तम लगा हुआ है, ये गलत है। श्रेष्ठतम शब्द ही गलत है, तो आपकी रचना श्रेष्ठ है। क्या हो जाएगा? आपकी रचना श्रेष्ठ है। ये जब विशेष विशेषण की क्लास चलेगी, अभी कल परसों से इसको शुरू करने वाला हूं विशेष विशेषण, तो इसको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तब तक 2 दिन इंतजार कर लीजिए। ठीक है, आइए, तो आपकी रचना श्रेष्ठ है। अब देखिए, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो तितली है, ये तितली है। अब तितली के जो पंख होते हैं ना, वो तितली के शरीर के अंग हैं। जैसे हम लोगों की जो बॉडी है, तो ये हाथ, कान, नाक, मुंह, पैर, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। तो जब भी हम ये कहेंगे कि ये मेरे पास हाथ है, ये गलत हो जाएगा। ये मेरा हाथ है। मेरे पास कोई वस्तु, पास शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब वो मेरे शरीर का हिस्सा नहीं होगा। मेरे पास एक पेन है, ये सही है, लेकिन मेरे पास बाल है ना, मेरे बाल हैं, मेरे हाथ हैं। बच्चे के 2 हाथ होते हैं, आप ऐसे बोलेंगे, आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि बच्चे के पास 2 हाथ होते हैं ना, बच्चे के 2 हाथ होते हैं। हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी के पास 4 पैर नहीं होते हैं। तो जो उसके शरीर का एक अंग है, एक हिस्सा है, तो उससे उसके लिए या उस जगह पे पास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख नहीं होते हैं। वो कहीं से किराए पर खरीद के लेके नहीं आई है वो तितली। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, पास शब्द यहां से हटा दीजिए। ठीक है, अब आइए, आज आफताब नया पोशाक पहनकर आया है। तो देखिए, पोशाक स्त्रीलिंग शब्द है, और जब स्त्रीलिंग शब्द है तो नया के जगह पर क्या हो जाएगा? नई। आज आफताब नई पोशाक पहनकर आया है। नई पोशाक, नया पोशाक नहीं, नई पोशाक। ठीक है, पोशाक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए हो जाएगा नई पोशाक। आइए अगले पेज पर, आज आप जब भी आना मुझसे मिलना। गत रविवार को वह कोलकाता जाएगा। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है? कबीर की आंख से आंसू बह रहे थे। ये 4 वाक्य है, और 4 वाक्य में इसमें देखा जाए कि कौन सा वाक्य किस तरीके से शुद्ध हो रहा है। चारों को शुद्ध करना है, चारों में गलतियां क्या हैं ये देखना है, और गलती है तो किस स्तर की गलती है। ठीक है, आइए अब देखिए, लिखा है कि आप जब भी आना मुझसे मिलना। ये कई बार पिछले वीडियो में कई बार इसका जिक्र हो चुका है कि भाई देखिए, जब यहाँ आप शब्द का प्रयोग हमने कर दिया, सम्मान सूचक बहुवचन का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ आना और मिलना नहीं होगा, सीधे सीधे ये होगा कि आप जब भी आइएगा मुझसे मिल लीजिएगा या मिलिएगा। आना और मिलना, तो फिर यहाँ पे तुम करना होगा, तुम करना होगा। तुम जब भी आना मुझसे मिलना, या तो ये सही है, और या तो आप लिख करके सम्मान सूचक बहुवचन शब्द के साथ वाक्य बनाना चाहते हैं, तो फिर ये कहिए कि आप जब भी आइएगा मुझसे मिल लीजिएगा या मिलिएगा। ठीक है, अगले
वाक्य पे, गत रविवार को वह कोलकाता जाएगा। अब गत का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीते हुए कल को गत कहते हैं। और यहां लिखा है जाएगा, यानी कि भविष्य, यानी आने वाले कल की बात कर रहा है, तो हो गया गलत, हो गया ना। ये बीते हुए कल की बात है, गत रविवार, वो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सीधे सीधे होगा गत रविवार वो कोलकाता गया था, या यहां लिखिए आगामी रविवार वह कोलकाता जाएगा, आने वाले संडे को कोलकाता जाएगा, ऐसे कहेंगे ये सही है, या पिछले संडे को कोलकाता गया था, तभी तो सही होगा ना। बस इतना ही करना है, या तो यहां पे आगामी कर दीजिए या फिर यहां कीजिए कि गत रविवार को कोलकाता गया था, वाक्य अपने आप में शुद्ध हो जाएगा। अब ये देखिए, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है? अभी विशेष विशेषण वाली बात मैं कर रहा था। विशेष विशेषण में 3 अवस्थाएं जो होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब मूलावस्था का मतलब होता है किसी की भी विशेषता, स्वयं की विशेषता बताना, उसकी अपनी खुद की विशेषता बताना। एकदम बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं। उत्तरावस्था होता है कि उसकी विशेषता किसी एक से तुलना करके बताना, और उत्तमावस्था होता है कि उसकी विशेषता सबसे तुलना करके बताना। जैसे मीरा सुंदर है, ये हो गया मूलावस्था, और मीरा राधा से सुंदर है, ये हो गया उत्तरावस्था, और मीरा सबसे सुंदर है, ये हो गया उत्तमावस्था। तो अब देखिए, जब किसी एक से तुलना करेंगे तो उत्तरावस्था होगा, और उत्तरावस्था में उच्चतम नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? उच्चतर हो जाएगा, उच्चतर होगा, उच्चतर। सिर्फ दो की आपस में तुलना करा रहा है ना, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। सभी चोटियों में से जब कहता तब होता कौन सी उच्चतम है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, कबीर की आंख से आंसू बह रहे थे, कबीर की आंख से आंसू बह रहे थे। जब भी आंसू बह रहे थे का बोध कराना होता है तो हमेशा आंखों शब्द का प्रयोग किया जाता है, आंखों शब्द का प्रयोग, इसलिए कि आंसू दोनों आंख से बह रहे होते हैं। तो कबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है, बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है, दोनों आंख का वहां पर बोध हो जाता है स्वयं में। देखिए, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। इस समय मनोहर की आयु 35 वर्ष है। सभी हवन सामग्री जल गया, निराशा की किरण छाई हुई है। ये देखिए 4 वाक्य। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। इस समय मनोहर की आयु 35 वर्ष है, सभी हवन सामग्री जल गया और निराशा की किरण छाई हुई है। अब इन 4 वाक्यों को एक एक करके देखा जाए और इनको शुद्ध कैसे बनाना है उस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ा लिया जाए, ठीक है। इसके पहले अभी 8 वाक्य, कहने के लिए वाक्य 8 होते हैं, लेकिन जब 8 वाक्य नहीं बल्कि 8 रूल, 8 नियम हमने सीखे हैं, और 8 नियम के आधार पर हम ना जाने कितने वाक्य बना सकते हैं, ना जाने कितने वाक्य हमारे सही हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, वाक्यों की संख्या मत गिनिएगा, वो नियम नोट करते चलिएगा, वो नियम और तरीका, वो रूल कैसे होता है, ठीक है, वही आपको नोट करना है, वही सीखना है और उसी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, तो अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया था, तो यहाँ पर शुद्ध होगा कि अनेक विश्वविद्यालय के नहीं, विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने नहीं हड़ताल किया था, विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों ने हड़ताल किया था। ये तो शुद्ध हो जाएगा, बस ये उठा के यहाँ से, ठीक है। वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि इसमें है कि वाक्यों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, शब्दों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, शब्द आगे पीछे प्रयोग होगा, ठीक है। इस समय मनोहर की आयु 35 वर्ष है। अब देखिए, आपके सामने आएगा आयु
उम्र और अवस्था, ठीक है, आयु, उम्र और अवस्था। पहले इसका फर्क समझ लीजिए, ये अपने आप समझ जाएंगे। उम्र और अवस्था, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। बाल्यावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था। अवस्था सही मायने में संख्या में नहीं गिनी जा सकती, वो 1 2 3 4 30 40 50 में नहीं गिनी जा सकती, लेकिन बहुत सारे लोग गिन देते हैं। उम्र गिना जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जा सकती है। यानी कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो 30 साल, फिर अगले वर्ष 31, फिर अगले साल 32, फिर अगले साल 33, फिर अगले साल 34, ऐसे गिनते रहिए, ठीक है। और जिस दिन ये गिनना आपने बंद कर दिया, जिस दिन अवस्था पूरी हो गई, अवस्था गिन नहीं सकते हैं, हालांकि बहुत लोग इसको गिन के भी बता देते हैं, खैर, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू चलने वाली चीजें हैं। उम्र भी कंटिन्यू चल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे करके चल रही है। अवस्था भी चल रही है कंटिन्यू। दोनों जिस दिन रुक गए, दोनों जिस दिन बंद हो गए, इसकी भी गणना बंद हो गई, इसकी भी गणना बंद हो गई, उसी को आयु कहते हैं। जैसे किसी लड़के की उम्र 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते वो 60 साल में जाके मर गया, तो उसकी उम्र कितनी चल रही थी, 1 2 3 से करते करते 60 तक चली। अब जो 60 है वो आदमी वहां पे मर गया, तो 60 है, ये आयु हो गया। यानी कि जिस समय पर उम्र पूरी हो जाती है उसको आयु कहा जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध इतनी आयु तक जिंदा थे, वो आयु पूरी हो गई, तो जो पूरी हो जाए वो आयु है। और जब तक अभी भी चल रही है, वो इंसान जिंदा है, तब तक उम्र है। तो इन दोनों में बस इतना फर्क याद रखिएगा, पूरी हो गई तो आयु है, चल रही है तो उम्र है। तो अब बताइए, लिखा है इस समय मनोहर की आयु, तो इस समय यानी कि बेचारा अभी जिंदा है। अब बेचारा जिंदा है भाई, तो आयु नहीं कर सकते, क्यों मार रहे हैं उसको आप? तो आयु के जगह पे क्या हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। इस समय उसकी उम्र, इस समय मनोहर की उम्र 35 वर्ष है। जिस दिन मर जाएगा बेचारा, उस दिन होगा उसका आयु, ठीक है। अब आइए, सभी हवन सामग्री जल गया, तो सामग्री क्या है, स्त्रीलिंग है, तो जब स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग तो हो गया जल गई, क्या हो जाएगा, जल गई। सभी हवन सामग्री जल गई, ये तो बड़ा आसान था, कर लेगा होंगे। निराशा की किरण छाई हुई है। अब याद रखिएगा, आशा के साथ किरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, और निराशा के साथ बादल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आशा की किरण दिखाई दे रही है और निराशा के बादल छाए हुए हैं। बात समझ में आ गई ना? तो निराशा के बादल छाते हैं और आशा की किरण दिखाई देती है। ये निराशा की किरण नहीं छाती है, तो निराशा के बादल छाए हुए हैं और आशा की किरण दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आइए अगला, उसने एक मोती का हार खरीदा। परीक्षा के प्रणाली को बदलना चाहिए। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, फिर भी मैं इस काम को नहीं कर सकता। ये 4 वाक्य हैं आपके सामने। उसने एक मोती का हार खरीदा। भैया जब एक ही ठो मोती है तो फिर वो हार कैसे बनेगा? एक हार में तो कई मोती होगी ना, एक हार में तो कई मोती होगी। ऐसे कर करके जब हार बनेगा तो कई मोती होंगे ना उसमें, तब जाके हार बनेगा, ठीक है। एक हार में कई मोती होगा। उसने एक मोती का हार खरीदा, तो जब एक ही मोती है तो फिर उसमें वो हार कहाँ बन पाएगा? तो इसका शुद्ध होगा, उसने मोती का एक हार खरीदा। अब ये एक शब्द उठा करके यहां लगा दीजिए, एक। उसने मोती का एक हार खरीदा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। परीक्षा के प्रणाली को बदलना चाहिए।
प्रणाली, प्रणाली स्त्रीलिंग है, और जब प्रणाली स्त्रीलिंग है तो होगा परीक्षा की प्रणाली, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। प्रणाली जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है, उसकी प्रणाली, तुम्हारी प्रणाली, ठीक है, तो प्रणाली बदलनी चाहिए, बदलनी पड़ेगी, सही बात है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। अब एक बात याद रखिएगा, सन्यासी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, सन्यासी कैसे लिखा जाता है, सन्यासी, सन्यासी, स के ऊपर भी अनुस्वार यानी कि बिंदी होती है, फिर आधा नौ भी होता है, फिर यासी, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध है वो, ठीक है। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। अब इसमें गलती क्या है कि भैया जब लौट आए तो लौट आने को ही तो वापस कहते हैं, या तो कहीं थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस आ गए, और या तो कहीं थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए, दोनों में कोई एक ही कहेंगे ना, वापस आ गए या यूं कहा जाए लौट आए। अब लिखा रहेगा वापस लौट आए, भैया वापस लौट आए का मतलब हुआ, या तो कहिए वापस आ गए या तो कहिए लौट आए, तो वापस यहां से हटा दीजिएगा, सही हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। अब देखिए, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं फिर भी मैं इस काम को नहीं कर सकता, ठीक। अब यह है क्या है, संबंध वाचक सर्वनाम। आपने दो सर्वनामों को पढ़ा होगा, जो सो, लेकिन ये मूल सर्वनाम, इससे जुड़े ढेर सारे सर्वनाम होते हैं, जो सो, जैसा वैसा, ठीक है, ऐसा वैसा, जिसका उसका, जहाँ वहाँ। उसी तरह से एक और होता है यद्यप तथापि, यद्यप तथापि। अब इसमें देखिए दो उपवाक्य हैं, एक उपवाक्य ये और एक उपवाक्य ये, एक वाक्य में दो उपवाक्य हैं, और नियम ये कहता है कि जब पहला उपवाक्य की शुरुआत अगर यद्यप से हुई है तो दूसरे उपवाक्य की शुरुआत सदैव तथापि से होगी, सदैव तथापि से होगी, ठीक है। ये फिर भी नहीं लगेगा, ये फिर भी हो गया गलत, फिर भी क्या हो गया, गलत हो गया है। तो होगा यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं तथापि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता। यद्यपि तुम आए हो तथापि मैं नहीं जा सकता, यद्यपि तुमने बुलाया है तथापि मैं नहीं जा सकता। आपको सुनने में अच्छा लगे तो और ना लगे तो इसको रट लीजिएगा। यद्यपि से अगर पहले वाले उपवाक्य की शुरुआत हो रही है तो फिर आखिरी वाले उपवाक्य की शुरुआत तथापि से होगी, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो भला और ना लगे तो भला। आइए, मेरे मन के अंदर कोई मलाल नहीं है। हाँ भाई, क्यों मलाल हो, मेरे मन के अंदर कोई मलाल नहीं। तुम कौन से गांव से आए हो, आपकी महान कृपा होगी। वह विलाप करके रोने लगा। तो भैया मेरे मन के अंदर, अब मन के भी कोई अंदर और बाहर है क्या? मन मन होता है, शरीर के आंतरिक अनुभूति वाला जो हिस्सा उसी को तो मन कहते हैं। अब वो तो खुद ही अंदर है, अब उसके भी कोई अंदर ऐसा कोई जगह नहीं है, या उसके बाहर, मन के बाहर मन के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं। भैया मन मन होता है, मन सदैव शरीर के आंतरिक कोई ऐसी जगह है जहां हम विचार करते हैं, वो खुद ही हमारे शरीर का एक आंतरिक हिस्सा मान लिया गया है। तो मेरे मन के अंदर ये अशुद्ध हो गया, तो सीधे सीधे कहिए कि के और अंदर काट दीजिए, ये होगा आपका, देखिए ये क्या होगा, ऐसे कर दीजिए, ये के और अंदर काट दीजिए, सीधे कहिए मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। क्या हो जाएगा? मेरे मन में कोई मलाल नहीं है। अब आइए, तुम कौन से गांव से आए हो, तो कौन सर्वनाम जो है ना वो इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी हो, राम, रहीम, नरेश, महेश, आफताब, करीम, कोई भी हो, तो उसके लिए
कौन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी स्थान के लिए कहां, किस शब्दों का, इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो होगा कि तुम किस गांव से आए हो। ये स्थान की बात हो रही है ना, गांव एक स्थान है, वो कोई इंसान नहीं है। तो तुम किस गांव से आए हो, सीधे सीधे तो कौन से गांव से हैं, नहीं, तुम किस गांव से आए हो। आपकी महान कृपा होगी, महान कृपा नहीं होता है, महती कृपा होगी, महती कृपा होगी। या तो इन दोनों शब्दों से पिंड छुड़ाना है तो कहिए आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। दोनों शब्दों से पिंड, इस शब्द का प्रयोग ही मत कीजिए, वो भी तब भी शुद्ध होगा कि आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। ठीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। लेकिन अगर महान और महती शब्द में से कोई प्रयोग करना है तो महान प्रयोग नहीं होता, क्या होगा, महती कृपा होगी, महती कृपा होगी। अब देखिए, वह विलाप करके रोने लगा। अरे भैया, विलाप करना ही तो रोना होता है, रोने को ही तो विलाप कहा जाता है। तो या तो कहिए वो विलाप करने लगा, या तो कहिए रोने लगा। भाई वो विलाप करने लगा तब भी रो ही रहा है, और वो रोने लगा तब भी विलाप कर ही रहा है। तो वो रोने लगा या कहिए वो विलाप करने लगा, दोनों बात एक ही है, मतलब कि बेचारे का आंसू गिर रहा है। ठीक है, तो वह विलाप करने लगा, वह रोने लगा, दोनों में कोई एक सही है। वह विलाप करके रोने लगा, यही तो गलत है। अब इतनी छोटी छोटी बात अगर हम लोग सीख जाएं तो किसकी मजाल है एग्जाम में हमारे प्रश्न को गलत करा दे। अब आयोग साला ठान ले कि नहीं, मतलब गलत ही प्रश्न बना के दे देना है, या अगर गलत ही आंसर दे देना है तो फिर वो छोड़ दीजिए, वो उसकी बातें क्यों किया जाए यहाँ पे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ जान गए तो आप बताइए, क्या किसी की है मजाल एग्जाम में एक प्रश्न गलत करा दे हमसे? ना, नहीं होगा गलत। बस हम तो रूल सीख रहे हैं, हम रट थोड़ी रहे हैं। हम कहाँ रट रहे हैं, रट्टा मारेंगे, जाहिर सी बात है 10 रटेंगे 11 में फंस जाएंगे, 100 रटेंगे 101, 102, 103 वाले प्रश्न में हम फंस जाएंगे। लेकिन हम रट कहाँ रहे हैं, हम तो बारीकी सीख रहे हैं, हम रूल नियम कानून सीख रहे हैं, और रूल नियम से ही तो सारे वाक्य बनेंगे। और अब तक आपने देखा कारक कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, शब्द कहाँ कैसे प्रयोग होगा, संज्ञा कैसे प्रयोग होता है, सर्वनाम कैसे प्रयोग, यही तो है वाक्य में, और क्या है। इसके बाद विशेषण आप लोगों को पढ़ा दूंगा, फिर देखिएगा मजा। ठीक है, तो चलिए, फिर वही बात की उम्मीद कर रहा हूं कि आप मन से पढ़ रहे होंगे, और मन से पढ़ रहे होंगे तो मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आपका सपना साकार होगा। खास तौर से आरओ में 1 सीट आपकी जरूर मिलने वाली है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। कल फिर इसी टाइम पर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर, बाय बाय।